वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। प्रिय बच्चों, एक बार पुनः हम आपका यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आज हम मैथमेटिक्स के बजाय इंग्लिश का ये जो महत्वपूर्ण पोर्शन है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 35 मार्क्स का ग्रामर पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। क्लास 10th की बात हम कर रहे हैं। और 35 मार्क्स का जो होता है प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के पार्ट से आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर का जो पोर्शन है 35 मार्क्स का। तो 35 मार्क्स में जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इंग्लिश में कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। तो इससे आपको टारगेट और किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, किस टॉपिक पे विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपको देना होगा और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी मार्किंग लाना आपकी प्राथमिकता में है, प्रायोरिटी में है। तो मुझे लगता है आप सभी को सबसे पहले टॉपिक वाइज ये जान लेना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। और उसके जस्ट बाद हम लोग टॉपिक भी पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर हम बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ है सिलेबस में, सारी चीज़ों की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामर इंग्लिश क्लास 10th का जो सेक्शन बी है वो 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी के अंतर्गत ग्रामर में जो पोर्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं पहला टॉपिक है रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का जो रीऑर्डरिंग है वो भी यहाँ पर पूछा जाता है। सेंटेंसेज का रीऑर्डरिंग किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 2 मार्क्स का ये टॉपिक रहता है। बहुत इजी टॉपिक रहता है, लेकिन ये इजी तब होता है जब हमें इंग्लिश में आने वाले सभी चाहे वो सेंटेंस हों, सेंटेंस के टाइप्स हों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हों, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत बेहतर तरीके से जब आती होंगी, हर प्रकार का सेंटेंस हमें जब आता होगा तो निश्चित रूप से रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इज वेरी सिंपल टॉपिक। तो इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। चेंज ऑफ सेंटेंस, निगेटिव टू इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव टू निगेटिव, या किसी भी सेंटेंस में चेंज करना, ये भी हमें सीखना होगा। ये भी 2 अंकों का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का यहाँ पे पोर्शन। चेंज ऑफ सेंटेंस भी है। नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट में वर्ब गिवन होता है, वो हमें फिलअप करना होता है। 2 मार्क्स में ये भी पूछा जाएगा। यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक होता है, तो उसमें हमें प्रीपोजिशन फिलअप करना रहता है। 2 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस आधा अधूरा दिया गया होता है, आधा सेंटेंस दिया होता है, आधा कंप्लीट करना होता है। तो ऐसा भी टॉपिक आपको 2 मार्क्स में यहाँ पे है। बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी तरीके से उसको कर पाएंगे। स्पेलिंग टेस्टिंग भी ओनली 1 मार्क यहाँ पे मिलेगा। पंक्चुएशन 2 मार्क्स का है। पंक्चुएशन यानी कि जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होती है, उसको हमें दूर करना रहता है, बताना होता है। तो पंक्चुएशन के अंतर्गत भी हम लोग यहाँ पे 2 मार्क्स का ये टॉपिक रहेगा। बहुत इजी टॉपिक है। रॉन्ग सेंटेंस दिया होगा पंक्चुएशन के अंतर्गत और उसको हमें करेक्ट फॉर्म में लिखना होगा, बस इतना हमें करना है। लेकिन ये तभी हमने, जैसा कि आपको बताया, हम प्रत्येक टाइप का जब सेंटेंस जान लेंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन 4 मार्क्स का है। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश 4 मार्क्स में ये ट्रांसलेशन है। बहुत अच्छा यहाँ पे रहेगा। यदि हम ट्रांसलेशन सीखते हैं तो 4 मार्क्स हमारे पक्के माने जाएंगे। और इसके बाद आप देखिए राइटिंग स्किल के अंतर्गत हम लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, ये 4 मार्क्स में रहेगा। और लॉन्ग कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स, पॉइंट्स शुड बी गिवन फॉर ईच टॉपिक फॉर डेवलपिंग द कंपोजिशन, ये यहाँ पर 6 मार्क्स का टॉपिक रहेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद अनसीन पैसेज के अंतर्गत 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे 3 मार्क्स के। तो वो 6 अनसीन पैसेज के अंतर्गत जिसको पैराग्राफ दिया गया होगा उसको पढ़कर उसके
क्वेश्चंस का आंसर हमें देना रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 35 मार्किंग इस तरह से हम प्राप्त करेंगे। ये टॉपिक हमारे पास हैं और इन सभी को हम एक एक कर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर मार्किंग हम कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा पहला टॉपिक रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, लेकिन हमने आपको बताया रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ब्स हम तब कर पाएंगे जब हमें सभी प्रकार की सारी चीज़ें नॉलेज में रहेंगी, तब जाकर हम रीऑर्डरिंग कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में रीऑर्डरिंग में भी मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अब आप देखिए यहाँ एसेंशियल नॉलेज, आप देख सकते हैं एसेंशियल नॉलेज यानी कि आवश्यक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, जो कि 9th में भी इंग्लिश आपने पढ़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एसेंशियल नॉलेज क्या होना चाहिए हमारे पास, कम से कम जो हम इससे पूर्व में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th से पूर्व में जो इंग्लिश पढ़ा है उसका बेसिक जो नॉलेज है वो हमारे पास होना चाहिए, तब हम यहाँ की इंग्लिश पढ़ पाएंगे। यानी कि एसेंशियल नॉलेज का मतलब यही है कि पूर्व की क्लासेज में जो भी आपने पढ़ा है उसको हम एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, तो आसानी रहेगी आने वाले टॉपिक्स को करने में। जैसा कि यहाँ पे रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से आप कर पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो आप देखिए सबसे पहले है लेटर एंड वर्ड्स, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो लेटर ही होती है। यानी कि कोई भी शब्द जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें अक्षर लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। तो ये जो सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमेशा अक्षर होती है। ये एक सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चन हो गया, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन हो गया, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अक्षरों के संयोग से वर्ड्स बनते हैं, यानी कि अक्षरों को जो मिलाकर हम मिला देते हैं तो वहाँ से एक शब्द बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सिंपल सा शब्द लिखा हुआ है, एफ प्लस ए प्लस टी प्लस एच प्लस ई प्लस आर, यानी कि फादर। जब हमने इसको मिला दिया, सभी अक्षरों को मिला दिया, लेटर्स को मिला दिया, तो एक शब्द बन गया फादर। फादर मतलब पिता होता है। ठीक इसी तरह से दूसरा लिखा ई प्लस एन प्लस ई प्लस एम प्लस वाई, यानी कि दिस इज एनमी। एनमी मीन्स शत्रु होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हमने अक्षरों को मिलाया और शब्द बन गया। कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे कुछ भी ना समझा जाए, अर्थात मीनिंगलेस हो, तो ऐसे भी शब्द होते हैं, लेकिन वो मीनिंगलेस होते हैं। अब जैसे ए प्लस सी प्लस डी मिला दिया तो कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा, ये निरर्थक है, ये अर्थात मीनिंगलेस वर्ड है, और इसलिए इसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो इस तरह से अक्षरों को मिलाकर, लेटर्स को मिलाकर हम शब्द बना सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? अक्षर होती है, लेटर होती है, ये आप बताएंगे। इसके बाद दूसरी जो बात है फ्रेज एंड क्लाज। फ्रेज एंड क्लाज क्या होता है? तो ध्यान से इस परिभाषा देखिए, जो भी हम आपको बता रहे हैं इसको आप नोट भी कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और नोट भी करते जाइए साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेज शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, यानी कि फाइनाइट वर्ब का अभाव हो, ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। अर्थात जिसका भाव तो हो किंतु जिससे पूर्ण भाव व्यक्त ना हो। मतलब कोई भी ऐसा शब्दों का समूह दिया होगा, उसका कुछ तो भाव अवश्य निकलेगा, लेकिन उससे कंप्लीट क्या अर्थ बनेगा, क्या मीनिंग बनेगा, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल रहेगा। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज कह सकते हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो। ये बहुत सॉलिड, बहुत शॉर्ट में परिभाषा हमने आपको बताई है। आप देख सकते हैं लिखा ऑफ गोल्ड विद ब्लू आइज एट सनसेट। अब हम इनका यूज भी देखेंगे, इन शब्दों का यूज आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। और यहाँ पर क्लाज क्या है, क्लाज क्या होगा, फ्रेज क्या होगा, उसमें कंपेयर भी करेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। लिखा है क्लाज शब्दों का वह समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब हो। अब देखिए दोनों को हम ध्यान से देख लें, फ्रेज एंड क्लाज में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है फ्रेज शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, जबकि क्लाज के बारे में लिखा है क्लाज शब्दों का वह समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब हो और जो किसी वाक्य का भाग हो। यानी क्लाज को हिंदी में हम लोग उपवाक्य कहते हैं।
तो स्वाभाविक सी बात है, वो किसी न किसी सेंटेंस का एक पार्ट होगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, उसको हम क्लाज कहेंगे। और क्लाज में एक फाइनाइट वर्ब होगी, क्लाज में फाइनाइट वर्ब जरूर होगी। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, निश्चित रूप से समझ जाएंगे, मुझे पूरा बिलीव है आप पर। आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड, आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड, यानी कि इस वाक्य में ऑफ गोल्ड शब्द समूह है, फ्रेज है, वाक्यांश है। मेरे पास एक चैन है, गोल्ड की बनी हुई चैन है, तो ये यहाँ पर ऑफ गोल्ड जो है वो फ्रेज है। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से लिखें, आई हैव अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। मेरे पास एक ऐसी चैन है जो गोल्ड की बनी हुई है। तो यहाँ पर विच इज मेड ऑफ गोल्ड, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा तिरछे ये शब्द लिखे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि इस वाक्य में विच इज मेड ऑफ गोल्ड क्या है, क्लाज है, उपवाक्य है। वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ गोल्ड जो क्या है पहले सेंटेंस में, वो फ्रेज है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर दोनों में डिफरेंस हमने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड यहाँ क्लाज है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज, वह एक ऐसी लड़की से मिला जिसकी आंखें ब्लू थीं, नीली थीं। इस वाक्य में विद ब्लू आइज आप देख सकते हैं शब्द समूह फ्रेज अर्थात वाक्यांश है। तो ये विद ब्लू आइज जो है वो यहाँ फ्रेज है, और बिल्कुल सेम इसी सेंटेंस को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, ही मेट अ गर्ल व्हिच आइज वर ब्लू, यानी कि वह एक लड़की से मिला जिसकी आंखें ब्लू थीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाक्य में जो व्हिच आइज वर ब्लू, ये क्लाज है, उपवाक्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रेज और क्लाज में क्या डिफरेंस होता है, ये निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने बताया, जैसे ऑफ गोल्ड है तो यहाँ पहले सेंटेंस में ऑफ गोल्ड लिखा हुआ है पहले एग्जाम्पल में, तो ऑफ गोल्ड यहाँ पे फ्रेज है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। लेकिन जहाँ विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब हो जाता है, इज मेड ऑफ, यानी कि ये फाइनाइट वर्ब हो गया। तो फाइनाइट वर्ब होगा तो वो क्लाज होगा, और फाइनाइट वर्ब नहीं होगा तो फ्रेज होगा। ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से, मुझे लगता है, इन एग्जाम्पल। अब आप देखिए अगला क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है ये भी हमें आना चाहिए। तो सेंटेंस वह शब्द समूह है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, यानी कि सेंटेंस क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सार्थक शब्दों का वह समूह, यहाँ पर अगर हम ये कहें कि सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। बहुत ईजी सी परिभाषा हमने आपको बताई है। सेंटेंस हमें हमेशा पूर्ण भाव व्यक्त करेगा, वही सेंटेंस होगा। यदि कोई भी शब्दों का समूह लिखा हुआ है, यदि वहाँ पूर्ण भाव व्यक्त नहीं हो रहा है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वेयर डू यू लिव, ओपन द डोर, हाउ फाइन द डे इज। ये सभी सेंटेंस आप यहाँ पे अर्थ मीनिंगफुल हैं, यानी कि इन सभी का अर्थ है कोई पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है, ये हम कह सकते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। हाउ फाइन द डे इज, कितना सुंदर, कितना अच्छा दिन है। तो ये सभी सेंटेंसेज आपने देखा यहाँ पर पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा है। तो ऐसे ऐसे शब्दों के समूह को, ऐसे सार्थक शब्दों के समूह को हम कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस, पहला वाक्य यहाँ असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क की बात आए, प्रश्न उठाया जाए जिन शब्दों के समूह से, तो वहाँ प्रश्नवाचक सेंटेंस बन जाता है। ओपन द डोर, इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे ऑर्डर मतलब आदेशात्मक वाक्य होता है। तो इस तरह से हाउ फाइन द डे इज ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सेंटेंस को हम लोगों ने देखा, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब नेक्स्ट निश्चित रूप से टॉपिक लेकर हम आएंगे, और उसमें हम लोग सेंटेंस, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, उनको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ अन्य टॉपिक भी देखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक। एसेंशियल नॉलेज के अंतर्गत अभी बस शुरुआत है, और इसको पढ़ने के बाद रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, जो कि 2 मार्क में पूछा जाता है, क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसेंशियल नॉलेज गेन करने के बाद ग्रामर के अंतर्गत एसेंशियल नॉलेज जब हमारे पास होगा, तो निश्चित रूप से अन्य टॉपिक बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट रन पे हम
काइंड्स ऑफ सेंटेंस और बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के अंतर्गत लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।